हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम सबसे रोमांचक एक्सरसाइज करने वाले हैं अपनी क्लास 12 मैथमेटिक्स की। ये है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, लेकिन हम एक बार इनको यहीं पर, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तो मैं एक बार उनका रिवीजन करवा देता हूँ और बहुत शॉर्ट तरीके से। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए कोई मैट्रिक्स है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं आप, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है 2 - 3, ये पिछले लेक्चर का ये है ना। तो 2 - 3 5, ये रोज़ है, ये रो, इनको कॉलम में हमने बदल दिया। तो इसका अगर -28 है तो इसका भी -28 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किन्हीं भी दो रोज़ को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, रोज़ है ना, उनको इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो नेगेटिव बन जाता है। मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर इसका पहले आंसर आ रहा था -28, तो R2 और R3 को अगर हम चेंज कर देंगे तो उसका आंसर फिर +128 आने लग जाएगा। तो उसको कैसे लिखूंगा, किसी भी RI को अगर हम R जैसे इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन हो गया, कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डेल्टा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, ये चीज़ समझ गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रोज़ आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल। देखो मैं यहाँ पे हर एग्जांपल रो से समझा रहा हूँ आपको, हर प्रॉपर्टी। ये कॉलम भी आ सकता है। अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे डेल्टा जो है, मतलब जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो कि अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो 0 है तो उससे भी क्या होगा, अपना जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आप अलग से लिख सकते हो, याद रख सकते हो। मैं यहाँ पर फिर से बता दूँ, रो का एग्जाम्पल, रो को ले रहा हूँ मैं समझने के लिए। आप यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो, कॉलम के लिए भी सेम रूल अप्लाई होंगे। तो दो दो बार लिखने से बढ़िया मैं एक बार ही लिख दूँ, फिर आप ऐसे बोल के समझ सकते हैं। फिर चौथी प्रॉपर्टी, अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, वो जो k है वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर वो जो k है वो किसी एक कॉलम से मतलब उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओनली एक रो से ही करना है। सभी रो या फिर मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओनली एक चीज़ में जाके वो बच जाता है। इसी से एक प्रॉपर्टी निकलती है कि जैसे यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दो रोज़ आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर दो रोज़ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो आप, उनका रेशियो है ना वो सेम आए, तब उससे भी क्या होगा, जो डेल्टा होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये भी आप याद रखना। फिर आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पर। पांचवी प्रॉपर्टी देखो कुछ ऐसा है कि हम कोई बड़ी सी डिटर्मिनेंट है तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट्स के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए अपने पास में अगर ये 3 × 3 का है ना, तो दो रोज़ या दो कॉलम में, फिर से रोज़ की एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कॉलम भी आ सकता है, ये सेम रहने चाहिए। मान लो ये सेम टू सेम है, अगर इसमें है तो ये इनमें भी सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे किसी एक रो के जो एलिमेंट है वो प्लस के रूप में है ना, दो दो नंबर के प्लस के, मतलब समेशन की फॉर्म में। जैसे इसके क्या हो गए, इसके ऐसे दो एलिमेंट हो गए, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो दो दो एलिमेंट्स का जो समेशन है ना वो अलग अलग हो जाएगा। इसमें से जो एक एक एलिमेंट है वो अलग एक डिटर्मिनेंट में चले जाएंगे, और जो दूसरे दो दो एलिमेंट है वो अलग दूसरे डिटर्मिनेंट में चले जाएंगे।
ये जो नीचे वाली जो 2 रोज है वो सेम टू सेम आ जाएगी उन दोनों के अंदर भी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका तो लंबा चौड़ा है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ पिछले लेक्चर का, ये ऐसे है, यहाँ पे देखो DEFGHI, तो DEFGHI और नीचे भी DEFGHI, ये सेम टू सेम। ऊपर वाली रो में क्या था, A+X B+Y C+Z, इधर क्या हुआ, ये जो ABC है ना वो तो अलग हो गए, जो XYZ है ना प्लस में वो अलग डिटर्मिनेंट में चले गए, ये मतलब है इसका। अब छठी प्रॉपर्टी क्या है कि हम डिटर्मिनेंट पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, मतलब हम RI को RI प्लस माइनस K इंटू RJ ऐसे बदल सकते हैं। यहाँ पे रो के बारे में मैंने बताया, तो आप कॉलम के बारे में भी समझ सकते हो। CI को हम CI प्लस माइनस K इंटू CJ से चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, RI, जिसको हम चेंज करते हैं वो यहाँ पे एज इट इज आनी चाहिए, इसके साथ K मल्टीप्लाई मत करना, और ना ही इसका साइन प्लस या माइनस, मतलब माइनस मत करना, हमेशा प्लस ही रहेगा। ये जो चेंज करने आई है, जैसे यहाँ पे RI को तो हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने कौन आई है, RJ, ये वाली रो, इसके आगे K प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो आप। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, और ये 2 प्रॉपर्टीज साथ में याद रखना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है, मतलब डिटर्मिनेंट को 0 बनाती है। कितनी है, एक तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, 2 रोज़ को आइडेंटिकल प्रूव कर देना है हमें, या फिर 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल दिखा देना है, तो डेल्टा इक्वल टू 0। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डेल्टा इक्वल टू 0। अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट क्या बन जाए, 0, तब भी डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा मतलब ये डेल्टा का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए शॉर्ट फॉर्म में। तो और अगली चीज़ क्या है, अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, मतलब एक एलिमेंट का दुगना हो रहा हो तो सभी एलिमेंट्स का दुगना हो रहा है ऐसे, तो उस केस में भी डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है और बहुत मज़ेदार है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बोरिंग से क्वेश्चन है, सब मज़ेदार क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ध्यान से देखो तो आप ऐसा लग रहा है कि यार इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लग रही है, ये देखो है ना, 2 एलिमेंट्स का समेशन एक जगह पड़ा है। देखो ये कॉलम तीसरा दिख रहा है आपको, तीसरा कॉलम, इसमें x+a y+b z+c, तो 2 नंबर्स का समेशन एक कॉलम में ही पड़े हुए हैं सारे। तो हम क्या करेंगे, ये और ये सेम रखते हुए इस पूरी डिटर्मिनेंट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, 2 डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर देंगे प्लस लगा के, उससे काम बन जाएगा अपना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें डेल्टा बराबर 0, इसका रिजल्ट ये 0, या फिर 2 रोज प्रोपोर्शनल, इनमें से ही कोई ना कोई लग रहा होगा, पक्की गारंटी ये है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, इसमें हमें बिना मतलब एक्सपेंड किए, वो होता है ना डिटर्मिनेंट को पूरा एक्सपेंड करना एक कॉलम के अलोंग या एक रो के अलोंग, वैसे नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ लगानी है और हमें इसका जो आंसर है वो 0 हमें प्रूव करना है। तो मैंने इसका LHS लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दूंगा, मतलब एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के समेशन में, दिस प्लस दिस, ऐसे, ठीक है। एक को हम 2 में डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी नंबर 5, ये मैं लगाऊंगा। यहाँ पर बोर्ड में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बस ये लिख देना बाय प्रॉपर्टी और फिर अपना काम कर लेना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स, ये अलग अलग हो जाएंगे, और जो 2 के टुकड़े नहीं है वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 2 वाले कौन है, ये कॉलम दोनों में अलग अलग आ जाएगा। तो इसमें जो ये है XYZ, यहाँ पर XYZ ये अलग ले लिया मैंने, यहाँ पर ABC, तो ये ABC ये अलग ले लिया, इन सब के बीच में प्लस है तो वो यहाँ पे आ गया प्लस, ये रहा। अब ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट तो सेम टू सेम है, तो ये दोनों में आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, और यही दोनों यहाँ और यहाँ पर भी आ जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। इनको हम नहीं छेड़ते। तो XYZ ABC, XYZ ABC, इतना हो गया। अब देखो दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट में भी इस डिटर्मिनेंट में भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये लग रही है
टू रोज आइडेंटिकल या फिर टू कॉलम्स आइडेंटिकल, तब डेल्टा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो इसमें ये कॉलम और ये कॉलम, ये वाला कॉलम कौन सा, C1, और ये कौन सा है, C3, है ना। ये दोनों कॉलम सेम टू सेम है। इसमें है x तो इसमें भी सामने x है, इसमें y तो इसके सामने y, z के सामने z, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। ऐसे इसमें देखो ये वाला C2 और ये वाला C3, ये भी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 + 0 = 0, और ये 0 क्या हो गया, अपना RHS हो गया, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन का फ्लो होता है ना, क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की शक्ल ही कह देती है कि इसको कैसे करना है, तो वैसे कर दो आप, इजीली हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो हर एक जो नंबर है उसमें 2 नंबर है जो कि एक प्लस में और एक माइनस में, जैसे A - B, B - C, C - A। ऐसी सिचुएशन है, इसका आंसर हमें 0 प्रूव करना है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर। तो अब इस बार भी हमें एक ही डिटर्मिनेंट का आंसर 0 प्रूव करना है, तो यही तीनों चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती है कि 2 रोज़ आइडेंटिकल हो जाए, या एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर 2 रोज़ प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ऐसे कर सकते हैं हम। इसको कैसे करें, देखो नंबर्स की शक्ल दिख गई ना आपको, इस टाइप के हैं, और अभी हम हैं क्लास 12 में, और तो अपने पास में एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है नंबर्स से डील करने का। आपने ऐसा तो है नहीं कि इस टाइप के पैटर्न A - B, B - C, C - A पहली बार देखें। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा x - y, y - z, z - x। तो ऐसे 3 नंबर्स का पैटर्न, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से पहला माइनस हो रहा है। तो ऐसे नंबर में क्या होता है, एक खासियत देखो, जैसे ये पहला नंबर लिखता हूँ मैं A - B, फिर ये लिखता हूँ B - C, और फिर ये लिखता हूँ C - A, और इन तीनों नंबर्स को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, प्लस लगाता हूँ। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस लगाया। तो ऐसा हमने कई बार किया होगा ऐसे छोटी क्लासेस के अंदर। तो ये जो A है वो A से कट जाएगा, B से कट जाएगा, और C से कट जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है अपने एक्सपीरियंस का। तो ये कैसे उठाए इसका फ़ायदा, देखो यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि ये अपने आप जाके उसमें जुड़ जाएगा या फिर ये इसमें जुड़ जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, हमने क्या सोचा कि ये जो A - B है, A - B में कौन जुड़ जाए, B - C, ये नंबर जुड़ जाए, और कौन जुड़ जाए, C - A, ये नंबर जुड़ जाए। मतलब इसमें ये नंबर भी जुड़ जाए, ये नंबर भी जुड़ जाए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक एलिमेंट में 2 एलिमेंट, अलग अलग जगह के 2 एलिमेंट जोड़ सकते हैं, नहीं। अगर ये इस कॉलम का एक एलिमेंट में इस कॉलम का एक एलिमेंट जुड़ रहा ना, तो सारे एलिमेंट जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट जुड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैं यहाँ पर, ये लगा देता हूँ, ये एलिमेंट किस रो में, किस कॉलम में, ये कॉलम में आ गया इस बार ऐसे, है ना। अगर मैं ऐसा सोचता तो फिर ये अलग अलग रोज़ में आते, अभी ये अलग अलग कॉलम्स के हैं, तो कॉलम वाइज लगा देता हूँ मैं। इस कॉलम के एलिमेंट्स C1 को चेंज कर देता हूँ, है ना। ये कॉलम 1 को चेंज करके क्या लिखूँ, किसी एक को ही चेंज करना पड़ेगा। C1 की जगह मैं लिख देता हूँ C1, यहाँ पे C1 है तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे C1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस C2, ये इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन हम और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही चीज़ें लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, C3 को भी हम जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे तीनों कॉलम्स के नंबर्स को जोड़ के मैं पहले कॉलम की जगह लिख देता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, इस जगह पर यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पहली जगह पर क्या आ जाएगा, ये सब जुड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो इन सबको जोड़ने की सोचो। अब यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐसे जोड़ के लिखूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर बताओ क्या बनेगा। पहले एलिमेंट में सारे पहले एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो इसकी जगह कौन आएगा, तो ये एलिमेंट पहला, दूसरा और ये तीसरा वाला एलिमेंट, ये सब जुड़कर यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो देखो B से ये वाला B कट जाएगा, C से ये वाला C कट जाएगा, और A से ये वाला A कट जाएगा। तो ये भी सब जुड़ के यहाँ पर आएंगे, तो ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला सोचो, यहाँ पर कौन आएगा, तो C - A। अब ये सारे एलिमेंट्स यहीं जुड़ कर आ जाएंगे, तो A से A
बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने से ये पहले कॉलम वाले देखो C1 को चेंज कर रहे हैं तो C1 चेंज होकर 0 0 0 बन जाएगा। फिर देखो C1 को चेंज कर रहे हैं तो C2 C3 चेंज नहीं होगा, वो C1 को चेंज करने में मदद कर रहा है लेकिन खुद चेंज नहीं होने वाले, तो उनको आप एज इट इज लिख दो, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, ऐसे लिख लिया। ये सारे एलिमेंट्स जीरो है ना। यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो मैंने बोला था डिटर्मिनेंट जीरो होने की तीन ही मतलब वो है, तीन ही कारण हो सकते हैं, या तो दो रोज आइडेंटिकल हो, या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, या दो रोज प्रोपोर्शनल हो, या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो, या फिर किसी एक रो के या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसके हो गए सभी एलिमेंट जीरो, तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जो कि क्या अपना RHS। तो ऐसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखो डेटा है, इसमें देखो 2 3 5 7 8 9, यहाँ पे 65 75 86, ये बड़ा है तो इस बड़े को करते हैं छोटा। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं, 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। क्वेश्चन को लिखते लिखते भी हमें दिमाग में प्रोसेस, मतलब एक वो रास्ता बना लेना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। 2 3 5 LHS लिख देता हूँ अगेन, 7 8 9 एंड 65 75 86। देखो दोस्तों कैसे किया जाए। एक काम तो ये कर सकता हूँ कि देखो ये 65 75 86 बहुत बड़े नंबर है, आंसर देखो जीरो आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमें कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आंसर जीरो कब आ सकता है, वही तीन कारण है जीरो आने के, या तो एक ही रोज़ के सारे एलिमेंट जीरो बन जाए या कॉलम के जीरो बन जाए। तो यही इस बार यहाँ पे मुझे लग रहा है। कैसे करें, देखो एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो 2 3 5 का लिंक इनके साथ बन सकता है क्या, 2 का 3 गुना करूँगा तो 7 6 6 फिर ये 7 हो गया, नहीं इनमें नहीं बैठेगा, ये वाला बहुत ज़्यादा है ना, इसका कोई तिगड़म लग जाएगा। तो यही इसी चीज़ में तो मज़ा है, इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि सीधा फॉर्मूला है लगा दो काम, नहीं, इसमें खुद सोचो कि कैसे करें, वो सोच लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक काम मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो 65 है ना, 7 की टेबल, 7 का पाड़ा बोलते हैं ना, तब 65 कब आता है, 65 आता है 7 9 जा, 7 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो होता 63, और 63 में 2 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा ये। ऐसे 8 के पाड़े में 75 कब आता है, 8 के मतलब टेबल में 75 कब आता है, तो 8 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 72 बन जाएगा, और 72 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 75 बन जाएगा, है ना। चलो कोई ना, अभी करेंगे इसका ना, अभी पहले आप कनेक्शन ढूंढो, बाद में कर लेंगे, निपटा देंगे। ये 9 और 86 इनका क्या कनेक्शन है, तो 9 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81, ये कितना हो जाएगा 81, उसमें 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, तो ये 86 इसे मिल गया हमें। तो अब एक चीज़ तो आप नोटिस करो, ये 7 8 9 है ना, ये 7 8 9 ये 7 8 9 कहाँ से आए हैं, ये दूसरे कॉलम के एलिमेंट है C2 के, तो ये C2 से आए हैं। इन C2 के एलिमेंट्स को हमने सभी एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 2 फिर 3 फिर 5, ये 2 3 5, ये कौन है, ये देखो ये रहा C1, ये C1 के एलिमेंट्स है, तो ये कौन है C1 के एलिमेंट्स, देखो जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे बीच में, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ऐसा करने से हमें ये किसके एलिमेंट्स मिल रहे हैं, C3 के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा तो चलो हो गया, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, आंसर में RHS में क्या लाना है, जीरो लाना है। तो देखो अब हम काम चालू करते हैं, यहाँ पर C1 और C2 की मदद से हमें क्या मिल गया, C3। तो मैं C3 को चेंज कर दूंगा, C3 बड़ा है ना, इसको कम कर दूंगा। कैसे, C3 को ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे C3 लिखा तो एज इट इज C3 मेरे को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो C3 एक तो ये है, C3 लाने का दूसरा तरीका क्या है, 9C2 + C1।
तो अगर मैं C3 में से 9C2 प्लस C1 घटा दूं तो जीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी C3 है और ये भी C3 है। जैसे ये पहला वाला ये 65 है तो ये भी 65 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, C3 में से ये चीज़ घटा दूंगा, C1 माइनस 9 टाइम्स C2। तो देखो क्या बनेगा, अब देखो समझो, किसको चेंज किया, C3 को। तो C1 और C2 नो चेंज, उनको एच छाप दो, 2 3 5 7 8 9। यहाँ पर क्या आएगा, इस पहली जगह पर यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ, फिर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। C3, तो यहाँ पे C3 का एलिमेंट कौन है, 65, फिर माइनस तो माइनस, C1 का पहला एलिमेंट कौन है, 2, तो ये लो 2, फिर माइनस तो माइनस 9 इंटू C2 का एलिमेंट क्या है, 7। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि इसको अब जब सोल्व करेंगे तो 65 आएगा, इस बार माइनस लगा है तो माइनस का 65 आ जाएगा, और ये 65, तो 65 माइनस 65 क्या आंसर दे देगा, जीरो आंसर दे देगा। तो यहाँ पर 65 का इन दोनों की वजह से क्या आंसर बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसे 75 का हाल ये हुआ तो उसका भी जीरो बन जाएगा। ऐसे ही 86 में से भी हम ऐसे ऐसे करके 5 और 9 को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि C3 के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो, तो इसका पूरे का आंसर जीरो, और ये क्या है अपना RHS। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे है, मतलब मज़ेदार है ना ये चीज़। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी इसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमें जीरो देना है। देखो ये भी इसकी शक्ल क्वेश्चन नंबर 1 जैसी है, लेकिन वही अपना एक्सपीरियंस काम आएगा कि हम इसको कैसे डील करें, एक नए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। देखो ऐसा है 1 1 1, ये 1 1 1, फिर BC CA और AB, ये BC CA AB ऐसा बन गया। यहाँ पर क्या है, A फिर B प्लस C, फिर B C प्लस A, फिर C A प्लस B, ऐसे है ये। इसका आंसर जीरो प्रूव करना है, कैसे किया जाए। थोड़ी देर सोचोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसको भी मैं वो जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि यहाँ पर इनके ब्रैकेट को खोलें और फिर दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर दें, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करेंगे ना तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का आंसर लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है, और उनको सोल्व करेंगे तब जाके मतलब एक एक का आंसर फिर जीरो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं है ये वाला क्वेश्चन, वो देखो कैसे करें इसको। अगर उसकी तरह नहीं है तो फिर कैसे करें, और उसकी तरह क्यों नहीं है ये भी हमें पता होना चाहिए। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अलग ही सीन था, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि अलग अलग करते ही सब जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर BC है तो ये अलग होगा तो AB अलग हो जाएगा। अब BC और AB का तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये मिसमैच सा हो रहा है, इसलिए हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे, इसको आपस में सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो फिर कैसे करें, आंसर हमें जीरो लाना है। फिर से वही हिंट है, जीरो कब आ सकता है, एक डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो कब आएगा, या तो एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है ना, सारे एलिमेंट जीरो इस बार शायद नहीं बने, या फिर दो रोज सेम हो जाए, या दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाए, या फिर दो कॉलम भी हो सकते हैं उनकी जगह। तो ऐसा ही कुछ करेंगे यहाँ पर, ऐसा ही कोई तिगड़म यहाँ पर लगाएंगे। देखो क्या करें, एक बार इस ब्रैकेट को तो खोलो, ये काफ़ी मतलब इनको B और C को खुला छोड़ो थोड़ा। तो ये वाले ब्रैकेट खोल के मैं वापस यहीं पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1, ये BC CA और AB। A इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, AB प्लस AC। ये क्या बन जाएगा, BC प्लस BA, और ये क्या बन जाएगा, CA प्लस CB। ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमने ऐसा तो है नहीं कि A B C और ये C इनका कॉम्बिनेशन पहली बार देख रहे ज़िंदगी में। क्लास 12 में आ गए तो ऑब्वियसली वही बात है, अपना एक्सपीरियंस काम में लो। क्लास 12 बहुत मज़ेदार है, क्लास 12 की मैथमेटिक्स बहुत मज़ेदार है। तो उसमें मज़ा तब आएगा जब आप अपने एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को काम में लोगे। देखो आपने कई बार देखा होगा कि AB आ गया तो उसके साथ BC आ गया और उसके साथ ही CA आ गया, ऐसा आपने कई बार देखा होगा, देखा नहीं देखा। कई फॉर्मूले देखे होंगे आपने, जैसे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, उसमें है एक फॉर्मूला आता है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, उसमें भी ये आता है। तो ये वो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ मदद करेगी। लेकिन जैसे यहाँ पर कौन है, BC, ये BC, ये अलग से बैठा है, इसके दोनों पार्टनर ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं।
बी सी यहाँ पर है और इसके दोनों पार्टनर वहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इस बी सी के साथ में इसके दोनों पार्टनर और मिल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरी इनकी जो तिकड़ी है ना वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ये है ए बी बी सी सी ए, इनकी तिकड़ी बन रही है। ऐसे ए बी बी सी सी ए, इनकी तिकड़ी बन रही है। तो इनको ना इनकी तिकड़ी बनने दो एक बार, बहुत फिर फ़ायदा होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन मतलब आपको बहुत देखने को मिलेंगे, पैटर्न याद रखना है ना। तो हमें इनको मिलाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम क्या है C2, ये कौन सा कॉलम है C3, तो इनको हमें जोड़ के एक जगह रखना पड़ेगा। अब एक जगह आप चाहो तो C2 की जगह रख लो, चाहो तो C3 की जगह लो, किसी भी जगह रख लो। तो मैं C3 की जगह रख देता हूँ क्योंकि C2 तो छोटा सा है, इसको लिख देंगे फटाफट। C3 को चेंज करके मैं C3 + C2 ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, C3 को चेंज कर रहा हूँ तो C1 और C2 को एज छाप लो पहले, 1 1 1 BC CA और AB, ठीक है। अब C3 क्या बनेगा, तो C3 और C2 को जोड़ दो, ये BC इसमें जुड़ जाएगा तो AB + BC + CA बन जाएगा, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो AB + BC + CA बन जाएगा, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो AB + BC + CA, है ना। आगे पीछे कैसे लिख लो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA, ऐसे बन गया। देखो दोस्तों, ये है कॉलम 3 और कॉलम 3 में सेम है ना, सारे एलिमेंट सेम है, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 बोल दो, क्यों, क्योंकि ये 1 है, इस 1 को अगर मैं AB + BC + CA से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके बराबर आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों कॉलम्स है ना प्रोपोर्शनल है, क्या है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल जब भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल होंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप इस कॉलम में से C3 में से ये जो ना ये सेम बार बार आ रहा है AB + BC + CA, ये कॉमन निकाल लो, ठीक है, ये कॉमन निकाल लो आप। तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं। किसी एक कॉलम से हम कोई चीज़ कॉलम निकालेंगे तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, सभी में से कॉलम नहीं आता, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। तो क्या बाहर क्या आ जाएगा, AB + BC + CA, अंदर क्या आया 1 1 1, ये BC CA और AB, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉमन उठ गए तो यहाँ से 1 1 1 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, C1 एंड C3 के जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है आइडेंटिकल या फिर सेम आइडेंटिकल, तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। जब भी दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो तब उसका आंसर 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया अपना RHS हो गया। तो ऐसे हुए अपने ये क्वेश्चंस। आई होप इसमें आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि आसान चीज़ नहीं होती ना तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा, थोड़े मतलब टफ चीज़ होती ना तो उसको समझने में देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही आप बचे हुए क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना, तब तक हम अब अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आगे क्वेश्चंस और देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।